चलो देखो, आज हम लोग डिटेल में थायराइड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। सब में पहले एक बात याद रखो, अभी आप गौर से, अगर आपको पूछा गया कि बॉडी के अंदर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीवर। क्या आंसर होगा? लीवर। अगर आपको पूछा गया कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होगा थायराइड। एंडोक्राइन अगर पूछा गया तो आंसर क्या होगा? हाँ। अगर जनरल पूछा गया तो क्या बोलेंगे? हाँ। अगर आपको बोला गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर स्किन है। ऑर्गन अगर पूछा गया तो स्किन आंसर रहेगा। ऐसी आपको ये बातें इतनी पता होनी चाहिए। बात क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब देखो, सब में पहले ये बात याद रखो कि थायराइड ग्लैंड जो है ये कहां पर लोकेटेड होती है, तो वो नेक रीजन में है। नेक रीजन में लोकेटेड है। अब आपको ये बात पता है कि यहां पर हमारा एक साउंड बॉक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम होता है थायराइड कार्टिलेज। उस थायराइड कार्टिलेज के सराउंडिंग में ऐसे इधर साइड से और इधर साइड से दो ऐसे लोब वाली एक ग्लैंड है जिसका नाम थायराइड ग्लैंड है, जो कि आगे साइड से है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटेरियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंटेरियर, आगे साइड से। ये बात क्लियर हुई? थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड का एक्चुअल में मीनिंग जो है वो शील्ड होता है, ढाल। उसका शेप ढाल की तरह होता है, या उसको बोलते हैं एच शेप भी हो सकता है, बोल सकता हूँ एच शेप। क्योंकि देखो ना, अब ये दो लोब की जब बात कर रहे हैं हम लोग, जब दो लोब की बात आती है, तो ये देखो, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये ठीक है। तो अब ये ढाल जैसा रहता है, मतलब ये हाथ में पकड़ने के लिए और ये बचाने के लिए, जैसे ढाल की तरह, या तो एच शेप दिख रहा है आपको। ये दो लोब हैं, ये एक लोब है और ये एक लोब है, और इसके बीच में जो जोड़ने वाला है, एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू उसको बोल रहा है इस्थमस। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, आप गौर से सुनो, इस्थमस में कोई भी ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हार्मोन बनाएगा। तो हार्मोन बनाने वाले एक्चुअल में ये दो लोब है। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? तो कहां पे लोकेटेड है, समझ में आया? और इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। क्या ओरिजिन इसका? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। यहां तक क्लियर है? राइट। अब देखो, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब which are located on either side of the trachea। अब गौर से समझ में आ रहा है आपको? ट्रकिया के साइड में दिख रहा है आपको, मतलब ट्रकिया के साइड में ऐसे बोल रहा है। अब समझ में आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखो अब समझा रहा हूं, देखो अभी आपको ये समझ में आता है। जब देखो, थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो, फाइन बात बता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर पूछेगा तो आपको फिगर के हिसाब से समझ में आना चाहिए। अब देखो, ए वाला जो फिगर है वो थायराइड को बता रहा है, बोलो। तो ये थायराइड का एक लोब, ये दूसरा लोब, देखो ये ओकल कॉर्ड। ओकल कॉर्ड बोल समझ में आ रहा है आपको? जिसको हम लोगों ने क्या बोला? लैरिंग्स या साउंड बॉक्स बोलेंगे। अब देखो, ये जोड़ने वाला इस्थमस, राइट। हाँ, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, कौन से साइड से है वो? एंटेरियर साइड से है, राइट, आगे साइड से है। सर आगे साइड से है, और ये अगर ट्रकिया है तो सर ट्रकिया की सी शेप कार्टिलेज दिखेगा, आगे वाला। हाँ, लेकिन सर पैराथायराइड पीछे साइड से है ना, तो वहां पे आपको सी शेप कार्टिलेज नहीं दिखेगा। देखो कितनी बारीकी से देखना लगेगा अब आपको। देखो देखो, यहां पे दिख रहा है यहां, क्यों? क्योंकि हमको पता है सर सी शेप कार्टिलेज पीछे साइड से एक्सेंट है, सी है ना वो, सी तो ऐसा है वो, पीछे साइड से क्या है वो? हाँ, तो ये आपको समझ में आना लगेगा ऐसे क्यों दिया है उसने। देखो कितने बार कहीं से गौर करना लगेगा आपको कि फिगर के अंदर भी ऐसे क्यों दिया हुआ है। तो पहला रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है कि वो थायराइड जो है वो एंटेरियर साइड से है, और एंटेरियर साइड से जब आप ट्रकिया को देखोगे तो आपको सी शेप रिंग दिखेगी। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं और पीछे साइड से जब आप देख रहे हो तो अब आपको थायराइड ग्लैंड तो दिखेंगे। जब मैं ऐसा ठहरा तो आपको क्या दिखेंगे? ये देखो, थायराइड ग्लैंड तो दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इस साइड से, पीछे साइड से देखने के बाद मुझे पैराथायराइड दिखेगा। और सर पीछे साइड से जब आप देख रहे हो तो आपको सी शेप वाला कार्टिलेज नहीं दिखेगा। अब समझ में, आपको बारकाई समझ में आ रही है? हाँ, चलो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, कितने लोब हैं बोला आपको? दो।
बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ, क्या बोल रहा है देखो, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। और मैंने क्या बोला, इस्थमस इज नॉट अ ग्लैंडुलर पार्ट, मतलब उसमें मतलब वो उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हार्मोन बनाए, ठीक है, मतलब वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे देखो, अब द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये मैं बताता हूं क्या है, पहले सुन लो अभी। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल एनक्लोजिंग अ कैविटी। अब ये सब मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूं, 2 मिनट में सुन लो ताकि आपको परफेक्ट क्लियर हो जाए चीजें। देखो अभी हम लोग जो ग्लैंड पढ़ रहे हैं अभी, अब मैं क्या कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, इस थायराइड ग्लैंड को एग्जैजुरेट करके बना रहा हूं, मतलब बड़ा करके बना रहा हूं। तो जब हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि सर वो अब ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसा, ठीक है। अब हाँ, अब मैं जब ड्रॉ किया है तब एक छोटा लोब दूसरा ऐसा ऐसा नहीं रहता, ड्रॉ करने में मसला हो सकता है, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट रहते हैं दोनों भी, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब ये वाला पार्ट कौन हो गया बोलो अभी, हाँ इस्थमस। मैं इसको आई लिख देता हूँ समझाने के लिए। अब ये जो है ये एक्चुअल में लोब है जिसको हम लोग बोल रहे हैं थायराइड लोब। अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अभी जो थायराइड लोब है ना, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक है सर ये फॉलिकल, देखो ऐसे फॉलिकल रहते, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहते जिनको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। गौर से सुन लो, ठीक है। अब एक तरफ का निकाल के समझा रहा हूं ताकि बाकी दूसरे तरफ का ऑटोमेटिकली समझ में आए। अब फॉलिकल के बीच का जितना पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमल टिश्यू। समझ आ रहा है। अब ये वाला, ये बीच में आजू बाजू जिनके बाजू में से है, तो 2 ही चीजें से मिलकर बना हुआ है ना सर, एक तो फॉलिकल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। अब स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर, गौर से सुनो अभी, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर अब ये स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं, ये स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। अब ये फॉलिकल के अलावा सेल है ना, तो इसका नाम होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल। पैराफॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। पैरा बोले तो सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में भाई, फॉलिकल के, उसको बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। या इसी पैराफॉलिक्यूलर सेल का दूसरा नाम है सी सेल। क्या बोलते हैं इसको, सी सेल, राइट। और ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है, कंसंट्रेशन चाहिए भी आपका, क्या बोल रहा हूं मैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल जो है ये सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। और कैल्सिटोनिन मतलब नाम के साथ आपको समझ में आ रहा है कि सर कैल्शियम के कुछ रेगुलेशन में रोल प्ले करेगा, इसलिए नाम कैल्सिटोनिन है। और कैल्शियम के रेगुलेशन में जो रोल प्ले करता है, जो मेजर हार्मोन है, वो पीटीएच है सर, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसीलिए अब हम लोग इस कैल्सिटोनिन को पूरा अगर नाम देना है तो हम बोलते हैं इसको थायरोकैल्सिटोनिन। थायरो बोले तो वो कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड बना रही है, इसलिए नाम उसको थायरोकैल्सिटोनिन देते हैं, ठीक है। यहां तक पहले समझ में आया आपको अच्छे से। और एक बात याद रखो, थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है, बोले तो प्रोटीनेशियस इन नेचर का है। सर ऐसे क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि जो अब हम लोग थायराइड हार्मोन की जब बात करेंगे T3 और T4, वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, मतलब टायरोसिन अमाइनो एसिड को मॉडिफाई करने के बाद जो बन रहा है वो T3 T4 है, लेकिन ये असल में पेप्टाइड हार्मोन है, ये अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बना हुआ है। परफेक्ट समझ में आया। अब यहां पर और एक बात समझा देता हूं मैं आपको ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम करता है, थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो सर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कम करने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखो कि सर थायरोकैल्सिटोनिन एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। हाइपो बोले तो कम करने वाला, तो हाइपोकैल्सेमिक, हाइपोकैल्सेमिक मतलब कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला। यहां तक क्लियर हुआ। कंसंट्रेशन चाहिए अब आपका, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला कि थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम करता है। सर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पैराथायरॉयड हार्मोन, तब हम लोग पढ़ेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है।
कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो सर वो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। क्या है वो? हाइपर कैल्सियमिक। और सर हाइपर कैल्सियमिक मतलब बढ़ाने वाला, ये कम करने वाला। इसका मतलब थायरोकैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्ट टू पीटीएच। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, अपोजिट काम कर रहे हैं। किसके अपोजिट काम कर रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। ये थायरोकैल्सिटोनिन, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? राइट। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये आप समझ में आया आपको? गौर से सुनो। और एक बात क्लियर रखना है आपने, थोड़ा सा इमेजिनेशन में यहाँ पे गड़बड़ होता है बच्चों को, ये समझो क्या बोल रहा हूं। देखो ये जो थायराइड फॉलिकल है ना, ये थायराइड फॉलिकल, एक्चुअल में थायराइड फॉलिकल जो है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन से सुनना है आपने। क्या बोल, क्योंकि देखो मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूं ना, तो बोर्ड जो है ना वो 2D है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन जो हमारे जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल। मतलब सर जो थायराइड फॉलिकल है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो बॉल के अंदर क्या है आपको पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि बॉल के अंदर थोड़ी देख सकते हैं हम लोग। तो अब हमने क्या किया, इस बॉल को ऐसे कट किया, तो अब ऐसे बॉल लगाए वाले हैं यहां पे। उसका मतलब ये ऑलरेडी ऐसे नहीं रहते खुले, वो एनक्लोज है वो। तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ऐसा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये थायराइड फॉलिकल। अब उस बॉल के अंदर क्या है ये हमको दिख रहा है क्या? नहीं। तो अब हमको क्या करना लगेगा सर, उसका सेक्शन लेना लगेगा, एलएस लेना लगेगा, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेकर देखना लगेगा। तो अब ये थायराइड का भी हम लोगों ने उस तरह से स्ट्रक्चर लेकर देखा हुआ है कि अब ये जो थायराइड है इसको ऐसे रखा और ऐसे कट करके देख रहे हैं। पहले ये समझो, अब यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। तो अब एक्चुअल में ये जो थायराइड फॉलिकल है ना, ये थायराइड फॉलिकल एक्चुअल में हार्मोन बनाने वाले, ये बनाएंगे T3 और T4। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब चलो, तो सर एक थायराइड फॉलिकल निकालकर मैं अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंसीडर करो ये एक थायराइड फॉलिकल है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर थायराइड फॉलिकल। सर इस थायराइड फॉलिकल के सराउंडिंग में सर यहां पर इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल होगी। अरे बोलो ना, ब्लड वेसल होगी ना? हाँ। अब ये जो थायराइड फॉलिकल है, तो थायराइड फॉलिकल मतलब मैंने क्या बोला, कंसीडर करो थायराइड फॉलिकल एक फुटबॉल है। इमेजिन करो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल है। अब फुटबॉल का जो कवर है ना, कवर, तो अभी कवर निकाल रहे हैं हम लोग। तो कवर जो है वो बना हुआ है क्यूबॉइडल इपिथेलियम से। किससे बना हुआ है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखो ये क्या है, बोलो अब ये ऐसे क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब ये क्यूब लाइक सेल हैं, क्या बोलेंगे अब इसको हम लोग? बोलो क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ठीक है। अब ये देखो ये ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझ में आया आपको? तो हमने क्या किया समझो आप, कि फुटबॉल जो है उसके कवर को कट किया, कवर को कट करके देख रहे हो तो हमको पता चला कि सर उसमें क्यूब लाइक सेल है जिनका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जब उसको बॉल के कवर को हटाया तो अंदर जब देखा हम लोगों ने, तो अंदर हमको ऐसा फ्लूइड नजर आ रहा है सर, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइड। क्या बोलते हैं उसको? अंदर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे? कोलॉइड। और हमने जब गौर से देखा तो हमको पता चला कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, गौर से सुनो अभी, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये एक प्रोटीन बनाकर इस कोलॉइड में छोड़ रहे हैं। ये अभी ग्रीन कलर का जो है ना, ये क्या है? प्रोटीन। कौन है ये? प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन, क्या नाम है उसका? बोलो थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन किसने बनाया? क्यूबॉइडल। बनाकर कहां छोड़ा? बोलो। हाँ, समझ में आया ना आपको? मतलब क्या, वेसिकल के फॉर्म में बना अंदर और वेसिकल से बाहर भेज दिया उसको। तो थायरोग्लोब्यूलिन कहां आ गया? कोलॉइड के अंदर आ गया। मतलब ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? मतलब ये पूरा जो चीजें हैं वो अंदर की बता रहा हूं मैं, वो फुटबॉल के अंदर की बता रहा हूं। ठीक है। हाँ, अब गौर से सुनो। जब मैंने गौर से जब देखा किसको? थायरोग्लोब्यूलिन को, तो सर थायरोग्लोब्यूलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर मुझे जगह जगह पर ऐसे येलो वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, अब ये इनका अबंडेंस ज्यादा दिख रहा है सर मुझे। ठीक है, इनका अबंडेंस
ज्यादा दिख रहा है। ये जो मैं येलो कलर का जो बना रहा हूं ना, तो ये क्या होंगे सर? ये अमाइनो एसिड होंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर तो क्या बना हुआ है? प्रोटीन बना हुआ है। तो थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। वो क्या है? वो ग्लाइकोप्रोटीन। सर थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके अंदर अमाइनो एसिड की लंबी चेन होगी। अब वो अमाइनो एसिड के अंदर सर एक जो अमाइनो एसिड है वो आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है ज्यादा तौर पे। जब मैंने नजदीक जाकर देखा उस अमाइनो एसिड को, तो मुझे पता चला कि सर ये अमाइनो एसिड टायरोसिन है। कौन है ये? टायरोसिन। और सर मुझे पता है कि टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड की क्वांटिटी इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में ज्यादा है। परफेक्ट समझ में आया ये बात? बोलो। अब कंसंट्रेशन चाहिए अब आपका, गौर से सुनो क्या बोल रहा हूं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है? हाँ, अब ये ब्लड है। हाँ, ब्लड में आपने फूड खाया, खाना खाया, खाने के अंदर आपने सब्जियों को खाया। गौर से सुनो अभी क्या बोल रहा हूं मैं। किसको खाया? सब्जियों को। सब्जियों के अंदर आयोडीन होता है, और ज्यादातर सी फूड में आयोडीन होता है, बहुत ज्यादा। लैमिनारिन वगैरह जो रहते हैं ना, उसमें ज्यादा आयोडीन होता है, ठीक है? अब ये आयोडीन जो है ना, ये आयोडीन कहां पर आया? ब्लड में आया। कहां पर आया? ब्लड में। और ब्लड में आने के बाद इस आयोडीन को ट्रैप करके ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस आयोडीन को यहां पर भेज देते हैं। मतलब पहले ये आयोडाइड होता है, फिर आयोडीन हो जाता है, I2, ठीक है? आयोडीन हो गया। हाँ, अब यहां पर पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है? ये सब काम करके अंदर भेज देगा इसको, ठीक है? अब क्या होता है कि आयोडीन जो है ना, आयोडीन इस टायरोसिन अमाइनो एसिड पे अटैच किया जाता है। आयोडीन किस पे अटैच किया जाता है? टायरोसिन अमाइनो एसिड पे अटैच किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? आयोडीन को अब इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर प्रेजेंट रहने वाला अमाइनो एसिड टायरोसिन पे अटैच किया जा रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। टायरोसिन पे आयोडीन मॉलिक्यूल बैठने के लिए दो जगह होती है। कितनी जगह होती है? दो। या तो एक आयोडीन ऐसे अटैच हो जाएगा इसको, एक चांस ये है, या तो ये चांस है कि ऐसे दो आयोडीन अटैच हो जाएंगे। ऑप्शन दो है, एक अटैच हो सकता है या दो अटैच हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया अच्छे से? हाँ, जब एक आयोडीन, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये कौन है बोलो। अब ये टायरोसिन प्लस I2 आयोडीन, कितना है? एक आयोडीन है, एक। तो जब ये टायरोसिन के साथ मैं I2 जब जोड़ देता हूं तो इसको बोलते MIT। क्या बोलते हैं इसको? MIT। इसको बोलते मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो टायरोसिन। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, अगर टायरोसिन अमाइनो एसिड है और इसके ऊपर दो आयोडीन को जोड़ा सर, तो ये हो जाएगा DIT। बोले तो डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है? डाई आयोडो टायरोसिन। वो ऊपर वाला क्या था? मोनो आयोडो टायरोसिन। नीचे वाला क्या है अब? हाँ, तो सर अब क्या हो रहा है? ऐसे आयोडीन को इसके ऊपर अटैच किया जाएगा। देखो अब किसी के ऊपर एक, किसी के ऊपर दो, ऐसे अटैच किया जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट? अब क्या होता है कि इन अमाइनो एसिड को क्लीव किया जाता है, तोड़ा जाता है। कट कर दिया। हाँ, तो अब क्या होता है? गौर से सुनो। देखो, एक MIT प्लस एक DIT, बोलो क्या बना? एक, मतलब एक है ना, इधर एक और इधर दो, तो अब बन गया सर T3। देखो, इसीलिए उसका नाम हो गया। देखो गौर से सुनो, ट्राई आयोडो। अब गौर से सुनो क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिखा था? टायरोसिन। इधर भी क्या लिखा था? लेकिन जब दो टायरोसिन जब मिल जाते हैं तो अब टायरोसिन नहीं बोलेंगे, उसको थायरोनिन बोलेंगे। अब तो T3 का नाम क्या होगा? ट्राई आयोडो थायरोनिन। समझ गए? हाँ, अब देखो दो DIT ले लो आप, तो क्या बन जाएगा? T4। अब इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। अटैच जो है, हाँ, इसी का दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। यही तो क्या है? थायरोक्सिन। अब गौर से, अब ये बन गया। कैसे बना समझ में आया आपको? अब ये T3 T4 बनकर कहां पर रेडी है? बोलो कहां पर रेडी है? कोलॉइड में रेडी है यहां पे। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आपको? कहां पर रेडी? क्लियर हुआ? अब ये फिर से इस
क्यूबॉइडल इपिथेलियम से पार होकर फिर इंटरस्टिशियम में आएंगे और फिर ब्लड में आ जाएंगे। तो अब ब्लड में T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा और जैसा चाहिए वो जाकर एक्ट करेगा। ये कंसेप्ट है उसके पीछे का। परफेक्ट समझ में आया अभी आपको? हाँ, अब गौर से सुनो। ये पूरी असेंबली रेडी है, अच्छी है, हाँ, लेकिन आपके ब्लड से में आयोडीन ही नहीं आया, तो बताओ T3 T4 बनेगा क्या? हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि फिर T3 T4 का लेवल कम हो गया, तो अब क्या हो गया? हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। समझ गए ना क्या हो गया? हाइपो। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब क्या हुआ गौर से सुनो। अब देखो कि मैं कैसे समझा रहा हूं, गौर से सुनो अभी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैंने अभी आपको जो बोला उसका आंसर देना है सिर्फ आपने। मैंने आपको ये क्या अभी जो बोला कि आयोडीन आपको कहां से मिलता है, बोला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, सब्जियों से, बोला ना? हाँ, बताओ सब्जियों के अंदर आयोडीन कहां से आएगा? सब्जियों के अंदर जो आयोडीन, मतलब सब्जी मतलब प्लांट ही है, प्लांट में आयोडीन कहां से आएगा? सर वहां के सॉइल से, जमीन में है तो ही आएगा। आप कंसीडर करो जिस जमीन के अंदर आयोडीन है ही नहीं, तो वो सब्जी में आएगा क्या? नहीं आएगा। पहला ये बात क्लियर हुई? हाँ। अब आप जो फूड खा रहे हो तो वो फूड में आयोडीन है क्या? नहीं है। तो अब आयोडीन पूरी असेंबली रेडी है, लेकिन अब आप उसको T3 T4 नहीं बना पा रहे। समझे या नहीं? कंसेप्ट क्या है? क्लियर हुआ? हाँ। अब बताओ मुझे, जिस जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस जमीन के अंदर आयोडीन है क्या? नहीं है। तो आयोडीन सब्जियों में आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब उस जमीन का मतलब जो एरिया है, जो एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, उस एरिया के सॉइल में अगर आयोडीन है ही नहीं तो उसके सब्जियों में आएगा ही नहीं। तो अब वहां पे रहने वाले सभी लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, उसके वजह से जो बीमारी हो रही है, जिसको हम लोग सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं, वो सर एंडेमिक बीमारी है, मतलब स्पेसिफिक रीजन वाली बीमारी है, मतलब सभी लोगों को ग्वाइटर होगा वहां के। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये बात समझ में? नेक्स्ट, अब क्या हुआ देखो, गौर से सुनो। अब इसका मतलब सब्जियों के अंदर अगर आयोडीन नहीं आ रहा है तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई आयोडीन जो है ना, ये फूड सोर्स के अंदर रहना चाहिए। अगर सब्जियों के अंदर नहीं भी आया, तो सब्जियों के अंदर सिर्फ नहीं मिल रहा, तो भी उन जो भी जो भी बंदे हैं उनको क्या मिलना चाहिए? आयोडीन मिलना चाहिए। तो अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सी चीज है जो सब लोग कॉमन खाते हैं, तो उनको पता चला कि नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर उन्होंने आयोडीन को फोर्टिफाइड किया, बोलते हैं फूड के अंदर कोई चीज इनकॉर्पोरेट करना है उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो आयोडीन उसके अंदर डाला। इसीलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे घर का जो नमक है उसके अंदर ऑलरेडी आयोडीन है। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, इतना पूरा समझाकर, कि बच्चों को अगर पूछा गया कि आपको आयोडीन कहां से मिलता है, तो उन्हें बोलता नमक से, तो उसको बोलते हैं कि भाई नमक में आयोडीन था क्या, तो उन्हें बोलता हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, नमक में आयोडीन हमने ऐड किया, कंपनी वाले ऐड करते हैं वो, इसीलिए उसको बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक। समझे? ऑलरेडी नेचुरली उसके अंदर आयोडीन नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। पहला परफेक्ट क्लियर हुआ अच्छे से? ये वाली बात आपको समझ में आती है। T3 T4 कैसे बना, एकदम परफेक्ट समझ में आप आया होगा अब आपको, कैसे ये जा रहा है क्या नहीं वगैरह, मैकेनिज्म क्लियर हुआ। MIT DIT क्लियर हुआ, कैसे वो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे जुड़ रहा है। 2 DIT जुड़ेंगे तो T4 बनेगा, एक MIT और एक DIT जुड़ेगा तो हाँ T3 बनेगा, ऐसे समझना है आपने। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग NCERT पे आएंगे फिर से। हाँ चलो आ जाओ फिर से। हाँ कहां तक था देखो, अभी समझ में आपको? तो मैंने अब वो पूरा डायग्राम समझाने के लिए आपको पूरी चीजें क्लियर किया। हाँ देखो, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। आगे देखो, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ, देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको, कंपोज्ड ऑफ follicular cells enclosing a cavity
अब वो जो फॉलिकुलर सेल हैं, वही मैंने बोला कि वो क्या है, बोलो, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है वो फॉलिकुलर सेल, ठीक है, एनक्लोज कैविटी, कैविटी के अंदर है। हाँ ठीक है, आगे, दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब मैंने कैसे आयोडीन है ऊपर कितना मैकेनिज्म डिटेल में समझाया आपको, आयोडीन ब्लड से आएगा वगैरह ये सब बातें। अब देखो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, किसकी डेफिशिएंसी है? हाँ मैंने क्या बोला था आपको समझाने के लिए पहले कि पूरी असेंबली अच्छी है, थायराइड फॉलिकल जबरदस्त है, उसमें थायरोग्लोबुलिन बनकर रेडी है, सब चीजें एकदम परफेक्ट है, लेकिन ब्लड में आयोडीन आया ही नहीं, तो आयोडीन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। देखो आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट, मतलब खाने में आयोडीन आया ही नहीं, तो अब क्या होगा? हाइपो बोले तो कम हो जाना, थायराइड का जो भी काम है वो कम हो गया, तो उसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलते हैं इसको? गोइटर। आप समझ गए? फिर से एक बार सुन लो। अब हाइपोथायराइड, अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, गौर से सुनो। अब सर थायराइड ग्लैंड में जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है गोइटर में, सब बड़ा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब गौर से सुनो क्या बोल रहा हूं। बॉडी के अंदर सभी चीजें परफेक्ट चल रही है, परफेक्टली अवेलेबल है, कोई मसला उसमें नहीं है। हाँ लेकिन आयोडीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अब क्या होता है पता है क्या, कि आयोडीन नहीं आ रहा है तो बताओ कि T3 T4 बन रहा है क्या? बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं, और एक कंसेप्ट है अभी, T3 T4 नहीं है। अब T3 T4 नहीं है तो बॉडी की जो डिमांड है T3 T4 की वो फुलफिल हो रही है क्या? तो अब बॉडी क्या बोल रही है पता है क्या, कि हाइपोथैलेमस को जाकर बोल रही है कि अरे वो अपने पास है ना T3 T4 आ ही नहीं रहा है, तो उन्हें क्या किया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया तो वहां से TSH रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर थायराइड फॉलिकल को बोल रहा है कि T3 T4 बनाओ। अब क्या हो रहा है कि उसके वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास आयोडीन ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बनाएं? तो अब क्या बोल रहे हैं कि भाई आयोडीन जितना आ रहा है उतना आप ट्रैप कर पा रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड का एक स्पेसिफिक फ्लो है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि फिर अगर उस आयोडीन को आपको ट्रैप करना है तो क्या करना लगेगा? तो वो बोल रहा है कि भाई आप उसका नंबर बढ़ाओ फॉलिकल का, ताकि फॉलिकल का अगर नंबर बढ़ गया तो जितना आयोडीन जब ब्लड में जितना है, जब मतलब पकड़ हम कैच कर पा रहे हैं उससे पहले आगे निकल जा रहा है, तो ज्यादा अगर लोग होंगे तो ज्यादा कैच कर पाएंगे। इसीलिए थायराइड का एनलार्जमेंट होता है, इसीलिए सेल का नंबर क्या हो रहा है उसमें बढ़ रहा है। उसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों उसको गोइटर बोल रहे हैं। एनलार्जमेंट क्यों हो रहा है? ताकि और अच्छे से आयोडीन को ट्रैप करने में आए। क्लियर? आगे देखो, अब आपके एनसीईआरटी थोड़ा सा बीमारियों के बारे में वगैरह बता रही है, गौर से। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हुई, मतलब फीमेल में, इसीलिए कभी भी याद रखो कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका पहले थायराइड टेस्ट किया जाता है, चेक करने के लिए कि भाई ये फीमेल के अंदर थायराइड का हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि याद रखो कि थायराइड हार्मोन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, और थायराइड हार्मोन का मेन रोल जो है वो फिजिकल ग्रोथ में होता है, सेक्सुअल ग्रोथ में भी होता है, और उसके साथ में सब में इंपॉर्टेंट मेंटल ग्रोथ में होता है। किसमें होता है? मेंटल ग्रोथ में। इसीलिए मेंटल ग्रोथ अगर बच्चे की होना है तो उसके न्यूरॉन को डेवलप होना लगेगा, तो वो न्यूरॉन ब्रेन जो है वो कहां बनता है? मदर के ऊम में बन रहा है। तो मदर के ऊम में बन रहा है तो मदर के बॉडी में थायराइड हार्मोन चाहिए, इसीलिए उसका ब्रेन की अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होना है तो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर फीमेल में है और वैसा अगर बच्चा जो है मदर के ऊम में उसकी मेंटल डेवलपमेंट हुई नहीं तो मेंटल रिटार्डेड बच्चा पैदा होगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, मतलब उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, तो क्रेटीन्स बोलते हैं उसको, उस डॉर्फ को, वो छोटे रहने वाले बच्चे को क्रेटीन बोलते हैं, क्रेटीन। ठीक है? और अगर ग्रोथ हार्मोन के कमी से अगर उसकी हाइट कम रह गई तो जो डॉर्फ बनेगा उसको पिट्यूटरी डॉर्फ बोलते हैं, और पिट्यूटरी डॉर्फ को मिगेट बोलते हैं, मिगेट।
क्या बोलते हैं उसको, मिगेट। वैसा क्रेटिनिज्म वाला जो डॉर्फ रहता उसको क्रेटिन बोलते हैं। लेकिन ग्रोथ हार्मोन का कोई भी रोल मेंटल डेवलपमेंट पे नहीं है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी है तो वो बंदा जो है वो हाइट में तो छोटा रहेगा, डॉर्फ तो रहेगा, लेकिन वो मेंटली पूरा डेवलप रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये वाली बात क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? यहां तो समझ में आ रहा है? देखो, बच्चे का जो ब्रेन की डेवलपमेंट है मदर के ऊम में होती है, और वहां से जब बच्चा बॉर्न हो गया तो 5 साल तक पूरी तरह से डेवलपमेंट होना जरूरी है। मतलब पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट होगा ब्रेन की, पूरे जितने भी अंदर के जो सेंटर्स हैं, एरिया हैं, वो 5 साल तक डेवलप होते हैं। समझे या नहीं? हाँ, लेकिन मदर के ऊम में, गौर से सुनो क्या कंसेप्ट है। देखो, मदर के ऊम में जब तक बच्चा रहता है ना, तो बच्चे का पूरी तरह से जो डेवलप हो गया ब्रेन का एरिया, वो ऑडिटरी एरिया डेवलप हो जाता है, सुनने वाला। इसीलिए देखो, बच्चा जो बॉर्न हुआ, छोटा बच्चा जो है, उसको आप कोई भी चीज को चुप कराना है वगैरह, तो आप आवाज वाले खिलौने रहते, ठीक है ना? तो आवाज, क्योंकि उन्हें आवाज को सुन सकता है, क्योंकि वो एरिया परफेक्ट डेवलप हुआ। हाँ, लेकिन सर पैदा होने वाला बच्चा बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका ब्रोकाज एरिया डेवलप नहीं है। हाँ, वो 5 साल तक डेवलप होगा प्रॉपर। सर उसका स्मेल वाला एरिया प्रॉपर डेवलप नहीं है। कौन सा वाला एरिया उसका डेवलप है? और इसीलिए उसको सुना ही देता है। इसलिए हम लोग उसको अगर चुप कराना है तो उसको आवाज करते, उसके खिलौने भी आवाज वाले रहते, क्योंकि वो एरिया डेवलप है। लेकिन मैंने जो क्यों समझाया आपको ये, क्योंकि अगर वो बॉर्न होने के बाद भी अगर उसकी बॉडी के अंदर अगर थायराइड प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ तो आगे की भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो फिर उसका क्या होगा आगे? उसको ना बात करने आएगा, बात नहीं करने आएगा तो उसको बोलते हैं म्यूट हो गया। बात नहीं करने आया तो क्या बोलते हैं? म्यूट हो गया। म्यूट बोले तो बात नहीं करने आ रहा, उसको सुना ही नहीं दे रहा तो उसको बोलते हैं डेफ, बहरा हो गया, क्योंकि मदर के बॉडी में भी कम हो गया वो, तो उसका वो वाला ऑडिटरी एरिया भी डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उसको इसलिए एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रही है। देखो, डेफ म्यूटिज्म, यहां कंसेप्ट है उसका। अब समझ गए अच्छे से? अब देखो, हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग, बोलो, हाँ, ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू, देखो क्या हो रहा है, ग्रोथ कैसी हो रही है? स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, मतलब कम ग्रोथ ही नहीं हो रही है पूरा। उसको क्या बोलते हैं? देखो, क्रेटिनिज्म। कंडीशन का नाम क्रेटिनिज्म है और वो बच्चे को क्रेटिन्स बोलते हैं। मतलब ऐसा डॉर्फ को क्या बोलते हैं? क्रेटिन बोलते हैं। आगे मेंटल, देखो, रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस का होता है, आईक्यू नहीं रहता उसका, मतलब मेंटली क्या रहता है? वो रिटार्डेड है, ठीक है? एबनॉर्मल स्किन के अंदर एबनॉर्मलिटी रहती है। नेक्स्ट देखो, डेफ म्यूटिज्म। डेफ बोले तो सुना ही नहीं देना, बहरे को डेफ बोलते हैं, और म्यूटिज्म बोले तो बात नहीं करने आना। तो उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? सर उसकी जबान तो है, सर उसका माउथ, मतलब वो बक्कल कैविटी के सब चीजें प्रेजेंट है, लिप्स प्रेजेंट है, सर फिर क्यों बात नहीं करने आ रहा? क्योंकि उसका वो एरिया ही डेवलप नहीं हुआ ना, ब्रेन वाला, ठीक है? आगे देखो, इन एडल्ट वुमन, अगर कोई फीमेल के अंदर, मतलब एडल्ट फीमेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो इसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो के अंदर इरेगुलरिटी आती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इरेगुलरिटी आ रही है बोलकर अगर कोई फीमेल डॉक्टर के पास अगर जाती है तो डॉक्टर पहले उसको थायराइड चेकअप कराते हैं। तो थायराइड से भी क्या होता है? और हाइपर से भी इरेगुलरिटी आती है और हाइपो से भी इरेगुलरिटी आती है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे स्पेशल आपको हाइपो बोला गया है, ये याद रखना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased abnormal high level, leading to condition called hyperthyroidism which adversely affect the body physiology. अब अभी तक किसकी बात चल रही थी? हाइपो की। अब हाइपर की बात आ रही है। अब हाइपर की बात चल रही है तो बताओ, हाइपर का मतलब T3 और T4 का सिक्रेशन ज्यादा होना। बताओ, T3 T4 का सिक्रेशन कब ज्यादा होगा सर? जब थायराइड फॉलिकल ज्यादा होंगे। सर जब थायराइड फॉलिकल के अंदर के सेल ज्यादा होंगे। सर कब होंगे? जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, और एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को ही कैंसर बोलते। तो इसीलिए तो कैंसर कंडीशन में बोल रहा है ना, देखो कैंसर में सेल का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, तो फॉलिकल का भी नंबर बढ़ गया, वो बोल रहा, ठीक है? और उसकी वजह से क्या हो गया? हाइपरथायरॉयड, ठीक है? अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है वो बता रहा है।
ठीक है। तो अब यहां पर बोल रहा है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर होता है। एक्चुअल में क्या होता है देखो कि बीमारी जो है ये, अब इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है ग्रेव्स डिसीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है तो अब प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से भी गॉइटर हो सकता है क्योंकि नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, उस कंडीशन में जिस बंदे को ये प्रॉब्लम हुआ है उसकी आंखें प्रोट्रूड होकर बाहर आए वैसी दिखती, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल का बाहर आना एक्सो, ऑप्थैल्म बोलते हैं आंख को, तो एक्सो मतलब बाहर आ गया, कौन आया बाहर, तो इसलिए एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? यहां तक समझ में आ रहा है अभी आपको क्या बोल रहे हैं उसको? एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर। अटेंटिव बैठो अभी, हाँ अटेंटिव बैठो। द एनलार्ज इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइड कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ, देखो प्रोट्रूजन ऑफ द एंड इंक्रीज्ड बीएमआर एंड वेट लॉस आल्सो ग्रेव डिसीज। देखो हाइपोथायरॉइड कंसेप्ट समझा रहा हूं, हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से वेट गेन होता है, वेट गेन वजन बढ़ता है। हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से वेट का कम होता है, क्योंकि मैंने बोला मेटाबॉलिक हार्मोन है तो इन तोड़ेगा चीजों को तो वेट कम हो जाएगा। हाइपो की वजह से क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। यहां तक समझ में अच्छे से? ग्रेव्स डिसीज किसको बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? और सर इसके रिलेटेड एक्सोप्थैल्मिक वर्ड क्यों यूज किया, ये समझ में आ रहा है आपको? राइट, आगे। थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। पहले आप सुन लो बीएमआर का मतलब क्या है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी सेल मेटाबॉलिज्म कर रही है कि नहीं, उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम T3 T4 करता है, उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं उसको? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। दीज हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये बहुत स्टार मार्क करना है आपने, क्योंकि ये दूसरी जगह पे भी आएगा। इसको इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस बोलता है आरबीसी का फॉर्मेशन करना। तो लेकिन कैसा रोल है उसका, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर, आल्सो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो इरिथ्रोपोइसिस में मेन रोल प्ले करेगा, लेकिन इनका भी रोल सपोर्टिव रहता है, ठीक है। एक दूसरा, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, इसलिए तो मैंने क्या बोला, वो मेटाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। आगे देखो, देखो थायराइड हार्मोन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। अब ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन पे क्वेश्चन उठ कर आता है, ये वाले लाइन पे क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर यहां की लाइन पिक करता है, याद रखो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, डायरेक्ट लाइन उठ कर आएगी और आपको यहां पर जैसे ही उसने वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस वर्ड आ गया और आपको पहला ऑप्शन में अल्डोस्टेरॉन होगा। तो बच्चा बोलता है सर इलेक्ट्रोलाइट वाला तो अल्डोस्टेरॉन है वो, हाँ, लेकिन वो वर्ड देखना लगेगा आपको कि एनसीईआरटी कौन से वर्ड, कौन सी लाइन पूछ रहा है वहां पे। जैसे हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन में अलग अलग जगह पे कुछ लाइन लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मैंने बोला था कि कौन से वर्ड के लिए कौन सी लाइन पूछी गई है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, देखो कॉल्ड विच रेगुलेट द ब्लड। हाँ, लेकिन मैंने यहां पर आपको पूरा डिटेल में समझाया, रेगुलेट का मतलब यहां पर कम करना है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो ब्लड कैल्शियम के लेवल को कम करेगा और पीटीएच जो है वो उसको बढ़ाएगा। परफेक्ट समझ में आया अभी अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, T3 T4 कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं, वो क्लियर हो रहा है। बीएमआर का मतलब समझ में आया आपको? नॉर्मल, देखो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन है उस कंडीशन में आपके सेल को कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म करना लग रहा है। उस मेटाबॉलिज्म करने के लिए, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम वो T3 T4 है। इसलिए बोल रहे हैं कि T3 T4 मेंटेन करता है बीएमआर। समझ में आ गया? ये जो लाइन मैंने बोला स्टार मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तो याद रखना है अपने कि आरबीसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये दो लाइन आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाकी के ऊपर के भी लाइन मैंने समझा दिया आपको, ग्रेव्स डिसीज किसको बोलते हैं वगैरह, ये बात क्लियर हो। परफेक्ट समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पर अब आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया, ठीक है।